बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो SPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन सीरीज़ की 11वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं प्रिपरेशन के हवाले से आपसे 5 मुख्तलिफ टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिस्टम यूनिट के हवाले से। तो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मली एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बॉक्स होता है। अब उस बॉक्स को अगर देखें तो वो एक मेटल टाइप चीज़ होती है जिसके अंदर एक कंप्यूटर की तमाम सर्किटरी मौजूद होती है और उसके अंदर मदरबोर्ड पाया जाता है, पावर सप्लाई पाई जाती है, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर एम्बेड की जाती हैं। तो इस चीज़ को समटाइम कैसेस भी कहते हैं और इसी को नाम दिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम यूनिट। इसको अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, जैसा कि सबसे अहम और कॉमन टाइप जो है वो टावर मॉडल। टावर मॉडल एक वर्टिकल बॉक्स होता है और उसके अंदर ये तमाम सर्किटरी एम्बेड हुई होती है और उसके साथ हम मॉनिटर बना अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं और माउस अटैच करते हैं, जिससे हमारा एक पूरा फंक्शनल कंप्यूटर वजूद में आता है। और सेकंड कैटेगरी है ऑल इन वन कंप्यूटर। ऑल इन वन कंप्यूटर में ये होता है कि एक मॉनिटर और ये सिस्टम यूनिट उसके अंदर ही लगा हुआ होता है, जिसके साथ हमें सिर्फ कीबोर्ड और माउस अटैच करना होता है। और फिर थर्ड कैटेगरी है लैपटॉप कंप्यूटर। कीबोर्ड भी इसके अंदर ही लगा हुआ होता है और माउस की जगह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये पूरा एक सिंगल बॉडी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम डिवाइसेस अटैच होती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड एक ऐसा सिलिकॉन चिप बेस्ड स्ट्रक्चर है जो एक कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर लगाया जाता है और कंप्यूटर की जितनी भी सर्किटरी होती है वो इसी के ऊपर एम्बेड की जाती है। अब ये जो सर्किटरी होती है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें काफ़ी सारी चिप्स इस्तेमाल हुई होती हैं और ये जो चिप की अगर बात की जाए तो स्मॉल सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रोस्कोपिक पार्ट दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल करंट। और एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को पास करते हैं और ये एक गेट का काम करते हैं कि उस करंट को क्लोज और ओपन करते हैं। फिर अगर बात की जाए, चिप्स आर अटैच्ड टू ए सर्किट बोर्ड लाइक ए मदरबोर्ड, memory, module or card. There are three types of chips package that as follows. The first one is the dual line package, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको ये जो नज़र आ रही है पिक्चर में कि एक इस तरह से शेप होती है और इसके साथ नीचे जो आपको पिन्स नज़र आ रही हैं ये वाली, ये उस मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती हैं। और फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी है पिन ग्रिड एरे। इसकी शेप थोड़ी इस तरह से होती है, स्क्वायर टाइप, और इसके साथ पिन की तादाद ज़्यादा होती है और ये पहले वाली जो टाइप थी ड्यूल लाइन पैकेज, उससे हाई परफॉर्मेंस टाइप है। और फिर थर्ड कैटेगरी की अगर बात की जाए फ्लिप चिप PGA, तो इसमें ख़ास बात ये पाई जाती है कि जो हम आम चिप यूज़ करते हैं, जिस तरह ऊपर वाली दो कैटेगरी हमने डिस्कस किए हैं, तो उनमें एक ये डिसएडवांटेज पाया जाता था कि इन चिप्स के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये हीट अप होती है। इन चिप के अंदर जो हीट पैदा होती है वो मदरबोर्ड को ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर आपको ये जो ग्रीन कलर की चीज़ नज़र आ रही है, एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, लेस इस्तेमाल की जाती है और ये जो ब्लैकिश सी आपको नज़र आ रही है ये इसके ऊपर चिप लगाई गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड नहीं होती बल्कि दरमियान में एक लेस होती है जो हीट फ्लो को प्रिवेंट करती है या मिनिमाइज़ करती है। फिर इसके बाद चौथे टाइप की अगर बात की जाए तो सिंगल एज कॉन्टैक्ट, ये सबसे एडवांस टाइप है और इसको अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी शक्ल में होती है जिस तरह एक ज़मीन के ऊपर दीवार खड़ी हुई होती है और दीवार का सिर्फ एक एज ज़मीन को टच कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपको इसके बॉटम में गोल्डन स्ट्रिप नज़र आ रही है ये मदरबोर्ड के ऊपर बने हुए स्लॉट में इंसर्ट हो जाती है और इसके साइड्स पे कैचर लगे होते हैं जो इसको इधर से ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये एक वर्टिकल शेप में मदरबोर्ड के ऊपर एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और इसका डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता और सिर्फ एक ही एज उस स्लॉट के साथ अटैच होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होने के मिनिमम चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि CPU एक बहुत ही सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट है कंप्यूटर का और ये कंप्यूटर का दिमाग के तौर पे भी जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
जितने भी फंक्शनैलिटीज़ कंप्यूटर एक परफॉर्म कर रहा होता है तो वो सारी की सारी प्रोसेस हो रही होती है सीपीयू के ही थ्रू। और ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है और ये हर तरह के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये ऑलवेज़ बिज़ी रहता है। और इसका काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ डिवाइसेस से लाइक रैम से या ड्राइव से डाटा रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको दोबारा रिट्रीव बैक करता है। तो इसमें प्रोसेसिंग भी हो रही होती है और डाटा ट्रांसफ़र भी हो रही होती है। इसके जो बहुत और मेजर कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, जिसमें ये कैलकुलेशन कर रहा होता है और इसके साथ ही फिर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये इसके दो बेसिक फंक्शंस हैं। इसके साथ इसके अगर फर्दर पार्ट्स की बात की जाए तो एक सीपीयू के अंदर एक पार्ट जिसको कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू भी कहा जाता है। और इसका काम होता है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस यूनिट, कि हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये डाटा को प्रोसेस करता है। और इसके अलावा ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू के अंदर फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले का नाम है अरिथमेटिक यूनिट जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, जिस तरह के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा एएलयू के अंदर एक सेकंड कंपोनेंट होता है जिसको लॉजिक यूनिट कहा जाता है और इसका काम होता है कि मुख्तलिफ आइटम्स या वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करके कोई डिसीजन लेना। और फिर उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद सीपीयू के अंदर दूसरा मेजर पाया जाने वाला जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ एक कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है और इसको कंप्यूटर सुपरवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जो फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैन मेमोरी। अब जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो रन होने से पहले मैन मेमोरी में जाता है। तो करंटली रनिंग कंडीशन में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो मैन मेमोरी में पड़े होते हैं और सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच करता है। जब इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है तो उनको इंटरप्रेट करता है कि हमने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके कौन सी डिवाइस से क्या काम लेना है। तो ये व्हाट टू डू वाली बात जहाँ पे आ जाती है कि डिवाइसेस को गाइड करता है कि किस डिवाइस ने क्या फंक्शन प्रोवाइड करना है। और फिर उसके बाद इन एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल भी करता है कि उनको कहाँ तक कंटिन्यू रखना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे स्विचिंग करनी है। तो ये सारे का सारा काम इसी के अंदर हो रहता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मशीन साइकिल। जब भी हम सीपीयू में कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम मशीन साइकिल का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है फैच। जब भी हम कोई एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं किसी प्रोग्राम की या किसी इंस्ट्रक्शंस की तो वो हमने ऑलरेडी मेमोरी में लोड की होती है, यानी कि रैम में वो चीज़ पड़ी हुई होती है। जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो सीपीयू वहाँ से इंस्ट्रक्शंस फैच करता है। अब ये जो प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इसको फैच करना कहते हैं और ये परफॉर्म किया जा रहा होता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन। जब इंस्ट्रक्शन फैच की जा चुकी होती हैं तो उसके बाद उसको सीपीयू इंटरप्रेट करता है और ये चीज़ जज कर रहा होता है कि इस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए उसको कोई और चीज़ चाहिए या नहीं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जीक्यूशन का। जब तमाम प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी होती है और तमाम प्री रिक्विजिट जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो ऑलरेडी अवेल किए जा चुके होते हैं तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है कि जो चीज़ उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्ट की जा रही होती है उस पर सीपीयू परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। और फिर उसके बाद जब उसको परफॉर्म किया जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू इस्तेमाल किया जाता है जो कि सीपीयू का एक कंपोनेंट। जब तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं दोबारा मेमोरी में यानी कि रैम में। तो 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फैच करना, दूसरा है इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, फिर चौथा है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन और फिर फाइनली स्टोरिंग। अब इसके बाद आते हैं कि these four ऑपरेशन collectively are called machine cycle or instruction cycle. The time required to fetch and decode instruction called instruction set or I time. और इसके बाद अगर हम बात करें कि execution time तो
time required to execute and store is called execution time or e time. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं instruction set. A set of all instruction that a CPU can perform is called instruction set. The instruction set consists of the following types. इसमें 4 types होते हैं, जिसमें सबसे पहली type है arithmetic instruction, logical instructions, data transfer instructions and control transfer instruction. अब हम इनको further डिटेल में डिस्कस करते हैं कि arithmetic instruction वो होती है जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इसको परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के कंपोनेंट जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म कर रहे होते हैं ये सारा काम। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो किसी लॉजिकल डिसीजन पे बेस कर रही होती हैं, लाइक कंपैरिजन करना, जैसे कि किसी आइटम को कंपेयर करके हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं, ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर की कंडीशन जो होती है नॉर्मली। तो इस तरह के जो काम होते हैं इनको कहते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल डिसीजन लिया जा रहा है, और इसको जो परफॉर्म कर रहे होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फिर फाइनली थर्ड नंबर पे आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जब हम कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो सीपीयू को कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर करने की जो ज़रूरत पेश आती है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। और अगर किसी इंस्ट्रक्शन में किसी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जंप करना हो या किसी चीज़ को स्किप करना हो, तो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। जैसे कि हम आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम या कोई डिसीजन लेते हैं तो किसी एक चीज़ को स्किप कर लेते हैं या किसी मल्टीपल आइटम में से कोई चूज़ करते हैं, तो इस तरह हम ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ प्रोसेसर। तो हमारे पास जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, तो आपको ये ऑलरेडी पता ही है कि प्रोसेसर हमारे सिस्टम का बहुत ही बेसिक यूनिट है जो हर तरह की प्रोसेसिंग करता है। इसकी स्पीड मेजर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं MIPS। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 300 MIPS या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड्स की जो स्पीड है, ये एक कंप्यूटर की आमतौर पे पाई जाती है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की या प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। और 2 डिज़ाइंस ऑफ CPUs एज फॉलोस, जिसमें सबसे पहली टाइप है SIC या CISC और दूसरी है RISC RISC। अब ये होते क्या है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और उनको एग्जीक्यूट करती है। It supports a large number of instructions. It executes complex instructions more quickly. It is mostly used in personal computer and conventional mainframe computer. इसके बाद अगर हम आए तो सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेसर जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग। इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन वो वाली एग्जीक्यूट होती हैं, या ये टाइप ऑफ प्रोसेसर जो हम यूज़ करते हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट हों जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हों, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जैसा कि हमारे ये नादरा का सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमारे पास बैक एंड पे एक सर्वर लगा हुआ है और बहुत सारे ऑफिस काम कर रहे हैं और हर ऑफिस में मुख्तलिफ वर्क स्टेशंस काम कर रहे हैं। अब वर्क स्टेशन जो होते हैं उनकी अपनी प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, बल्कि बैकएंड सर्वर पे रिलाई कर रहे होते हैं और उनमें जो काम हो रहा होता है वही काम बार बार रिपीट हो रहता है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम जो यूज़ करते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग। इट एग्जीक्यूट्स सिंपल इंस्ट्रक्शंस मोर क्विकली देन द CPU. It is mostly used in workstations. The workstation can work up to 10 times faster than the most PCs due to risk. इसके बाद हम डिस्कस करते पाइपलाइनिंग। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले वो चीज़ रैम में लोड की जाती है और जब उसकी एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो CPU रैम में से उस चीज़ को फैच करता है। फैच करने के बाद सेकंड स्टेप होता है उसको डिकोड करना, उसके अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके थर्ड स्टेप पे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है
तो स्टोर किए जाते हैं रिजल्ट्स, या किसी दूसरी डिवाइस के साथ डिस्प्ले के लिए या आउटपुट के लिए शेयर किए जाते हैं, या नेटवर्क पे कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है सीपीयू का, वो है पहले फैच करना, फिर है डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और फिर रिजल्ट्स स्टोर करना। अब जब एक जॉब ये चारों स्टेप्स से हो के एंड तक पहुंचती है, तो फिर उसके बाद दूसरी जॉब की बारी आती है। तो इसी दौरान हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से सीपीयू वेट टाइम इंक्रीज कर रहा होता है। और वो किस तरह से कि पहली जॉब फैच हुई, डिकोड हुई, एग्जीक्यूट हुई और स्टोर हुई। फिर सेकंड जॉब की जब बारी आती है तो वो फैच होती है, डिकोड होती है और फिर एग्जीक्यूट होती है। तो अब इनके दरमियान, दो एग्जीक्यूशन के दरमियान जो स्टेप्स हम बेयर कर रहे हैं, वो एक तो है फैच, डिकोड और एक है स्टोर। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जब हम इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो पहले हमने फैच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया। तो जब एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है तो इसके साथ ही बैक एंड पे दूसरी जॉब को फैच कर लिया जाता था और डिकोड कर लिया जाता था। तो पहली जब जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है तो साथ फ़ौरन से ही दूसरी जॉब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है। उसके लिए हमें फैच और डिकोड होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हमारे जो सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ करती है, स्पीड फास्टर हो जाती है और सीपीयू को वेट टाइम मिनिमाइज हो जाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, पाइपलाइनिंग एज ए टेक्निक इन विच सीपीयू फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। और इसके हमारी प्रोसेसिंग फास्टर हो रही होती है, और हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी हैं वो सारे के सारे आलमोस्ट पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।